जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर में दोस्तों फसलों के प्रकार आपको प्रयोग के आधार पर बताए थे, जिसमें से दोस्तों हमने जो कृषि जानी थी, यानी जो फसलें जानी थी दोस्तों, पहली जो प्रयोग के आधार पर हमने दोस्तों नकदी फसल के बारे में जाना था। नकदी फसल क्या होती है दोस्तों, जिन्हें हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, जो कि दोस्तों ये इस ऐसी फसलें होती हैं जिनको किसान सिर्फ दोस्तों बाजार की बिक्री हेतु इसके लिए बाजार की बिक्री के लिए इसको उत्पादित करता है। और दूसरी टाइप की जो दोस्तों हमारी फसलें थी, जिनको हम खाद्य फसल कहते हैं, दोस्तों इसमें किसान क्या करता है, इन फसलों का उत्पादन जो करता है सिर्फ भोजन के लिए करता है। ये दोस्तों बाजार में बेचने बेचने के लिए नकदी फसलों को उत्पादन किया जाता है किसानों के द्वारा। और इसमें दोस्तों वो यानी कि इसमें भोजन करने के लिए दोस्तों इन फसलों को उत्पादन किया जाता है खाद्य फसल में। और दोस्तों हमने आपको कुछ क्रांतियों के बारे में बताया था, जिसमें से दोस्तों आपको जो कृषि में जो क्रांतियाँ हुई थी, जिसमें से आपकी एक हरित क्रांति हुई थी, एक दोस्तों हरित क्रांति हुई थी और एक दोस्तों श्वेत श्वेत क्रांति हुई थी। मैंने आपको बताया था क्रांति का क्या मतलब होता है, यानी कि बदलाव यानी कि सुधार। क्रांति का जो मतलब होता है दोस्तों आपका बदलाव या सुधार। जब हम दोस्तों किसी भी फसल के लिए कोई बदलाव या सुधार करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें दोस्तों जब किसी फसल के लिए कोई क्रांति करते हैं, यानी कुछ सुधार या बदलाव करने की सोचते हैं, तो दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि उस फसल के उत्पादन में वृद्धि हो, इसलिए कृषि में क्रांति की जाती है। इसलिए दोस्तों कुछ आपकी एक हरित क्रांति थी। हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों यह खाद्यान्न जो दोस्तों खाने के लिए प्रयोग जो खाने के लिए दोस्तों जो फसलें की जाती थी, उनके उत्पादन में दोस्तों बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का दोस्तों हरित क्रांति की गई थी। और दोस्तों जिसका प्रारंभ मेक्सिको से हुआ था, मेक्सिको सिटी से हुआ था दोस्तों, जो कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि यूएसए के थे। इन्होंने दोस्तों उच्च उपज देने वाले गेहूं के पौधों की एक नई किस्म किस्म की खोज की थी, नई किस्म की एक खोज की थी, जिसके लिए दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह दोस्तों जो हरित क्रांति शब्द की जो खोज की थी, वो आपकी विलियम गॉड ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों अगर बात करते हैं हरित क्रांति की, जो भारत में जनक माने जाते हैं, वो आपके एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में है आपकी हरित क्रांति अनौपचारिक रूप से चलाई जा रही थी भारत में, लेकिन दोस्तों बाद में 1966 से लेकर 1967 तक आपकी यह औपचारिक रूप से हरित क्रांति का प्रारंभ हो गया था। और भारत में दोस्तों जो हरित क्रांति का श्रेय जाता है, वो आपका एम एस स्वामीनाथन को जाता था। और दोस्तों ये हरित क्रांति से हमारे भारत में गेहूँ गेहूँ चावल का सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूँ के और चावल के उत्पादन में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुई, लेकिन दोस्तों दालों के उत्पादन में सबसे कमी हुई थी। इस तरीके से दोस्तों हमने हरित क्रांति के बारे में भी जाना था। नेक्स्ट दोस्तों श्वेत क्रांति के बारे में भी जाना था, जिसका उद्देश्य था दुग्ध का यानी दूध के उत्पादन को दोस्तों बढ़ाने के लिए। ये आपकी श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाई गई थी दोस्तों, जो कि दोस्तों श्वेत क्रांति जो आपकी चलाई गई थी एनडीडीबी द्वारा चलाई गई थी। एनडीडीबी के जो दोस्तों अध्यक्ष थे, वो आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जो कि दोस्तों श्वेत क्रांति को लीड कर रहे थे। और इन्हीं के दोस्तों जन्मदिन पर हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। और दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, वो आपका इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों आनंद गुजरात में है। और यहीं पर दोस्तों आपकी अमूल 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 जो आपका दोस्तों सहकारी कंपनी एक है, उसके भी आप उसके भी संस्थापक दोस्तों आप कह सकते हो कि आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। लेकिन दोस्तों बात करते हैं, अगर दोस्तों दोस्तों हम बात करें आपके अमूल की,
तो वैसे तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था दोस्तों श्रीनिवास त्रिभुवन दास पटेल थे दोस्तों। इनके सहयोग द्वारा यानी दोस्तों 1946 में स्वतंत्रता सेनानी थे त्रिभुवन दास पटेल, और इनके सहयोग के द्वारा दोस्तों 1940 के दशक में गुजरात में अमूल अमूल का एक सहकारी दोस्तों सहकारी दुग्ध उत्पाद कंपनी खोली गई अमूल, जिसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपकी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। और वैसे वास्तव में अगर दोस्तों वास्तविकता में देखा जाए तो आपका जो दोस्तों आपकी अमूल की बात करते हैं, अमूल जो कंपनी है वो आपकी अमूल कॉरपोरेशन की जो शुरुआत की थी वो आपकी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। इसी तरीके से आप दोस्तों हमने दो क्रांतियों के बारे में पढ़ा था, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में। अब नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आपकी ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जैसे हम नीली क्रांति भी कहते हैं। आप दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, या ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो आपकी नीली क्रांति है इसे हम नीली क्रांति भी कहते हैं। इसमें दोस्तों मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह आपका ब्लू रेवोल्यूशन चलाया गया, जिसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। ब्लू रेवोल्यूशन में हम बात करते हैं, इसमें आप मछली पालन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दोस्तों आपका ब्लू रेवोल्यूशन शुरू किया गया, और जिसके फादर दोस्तों जो माने जाते हैं वो आपके हीरालाल चौधरी इसके फादर है। इस तरीके से दोस्तों हमारी कुछ और क्रांतियां हैं, उनके बारे में आपको बताते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उनके बारे में भी बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो क्रांति है वो आपकी येलो रेवोल्यूशन है, जिसे हम पीली क्रांति भी कहते हैं दोस्तों। इसका जो पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का उद्देश्य जो था आपका तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों यह शुरू किया गया था। तिलहन का मतलब दोस्तों आप जैसे कि जो तेलों वाली फसलें होती हैं दोस्तों उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन शुरू किया गया था। और दोस्तों मुख्य रूप से सरसों पर दोस्तों मुख्य रूप से सरसों का ही दोस्तों आपका यह सरसों के लिए ही पीली क्रांति को चलाया गया था मुख्य रूप से। हालांकि दोस्तों आपके तिलहन में जो भी फसलों में आपका एक सूरजमुखी का तेल भी आता है, तिल जो होते हैं दोस्तों उनका भी तेल आता है। ये सभी दोस्तों तेलों वाली जितनी भी फसलें उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये आपका पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसके जो जनक माने जाते हैं वो सैम पित्रोदा दोस्तों इसके फादर हैं येलो रेवोल्यूशन क्रांति के दोस्तों। पीली क्रांति के जो जनक हैं आपके जो जनक माने जाते हैं जिन्होंने दोस्तों येलो रेवोल्यूशन शुरू किया था वो आपके सैम पित्रोदा हैं। इन्हें हम जनक भी कह सकते हैं और फादर भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी क्रांति थी जिसे हम पिंक रेवोल्यूशन यानी इसको हम गुलाबी क्रांति भी कहते हैं। गुलाबी क्रांति कहो या दोस्तों पिंक रेवोल्यूशन कहो, इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों हमारी प्याज हो गई और झींगा हो गया। प्याज प्याज के दोस्तों उत्पादन में बढ़ाने के लिए और झींगा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये आपके पिंक रेवोल्यूशन चलाया गया था। पिंक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। और अगर दोस्तों बात करते हैं इसके जो गुलाबी क्रांति के जो दोस्तों जनक माने जाते हैं वो आपके दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। दुर्गेश पटेल दोस्तों आपके गुलाबी क्रांति के जनक माने जाते हैं जिन्होंने दोस्तों पिंक रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। आई होप दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारी छठी जो दोस्तों क्रांति है उसे रेड रेवोल्यूशन कहते हैं। रेड रेवोल्यूशन कहो आप या इसको लाल क्रांति कहो दोस्तों। इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो मांस के उत्पादन को और आपका टमाटर के उत्पादन में दोस्तों इन दोनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेड रेवोल्यूशन को शुरू किया गया था।
और जिसके दोस्तों जनक माने जाते हैं वो विशाल तिवारी माने जाते हैं, जिन्होंने दोस्तों विशाल तिवारी ने ही इसको रेड रेवोल्यूशन को शुरू किया था, जिसमें दोस्तों रेवोल्यूशन में आपका मांस और टमाटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया था, रेड रेवोल्यूशन को। नेक्स्ट जो दोस्तों क्रांति चलाई गई थी वो आपकी सिल्वर क्रांति थी, और इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो आपका अंडा अंडा के उत्पादन में दोस्तों अंडा को अंडा का जो उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन को चलाया गया था। इसे दोस्तों हम रजत क्रांति भी कहते हैं। इसको दोस्तों रजत क्रांति भी कहते हैं हम, सिल्वर रेवोल्यूशन कहो या रजत क्रांति सेम एक ही बात है। जिसमें दोस्तों अंडा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह क्रांति इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई थी दोस्तों। इसकी जो जनक मानी जाती हैं वो आपकी इंदिरा गांधी मानी जाती हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी ने ही सिल्वर रेवोल्यूशन को चलाया था, स्टार्ट किया था। नेक्स्ट दोस्तों ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन को हम काली क्रांति भी कहते हैं, जिसका मेन उद्देश्य था दोस्तों पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाना था। पेट्रोलियम के जो उत्पादन है दोस्तों इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने ब्लैक रेवोल्यूशन चलाया गया था, जिस काली क्रांति चलाई थी। नेक्स्ट दोस्तों ग्रे रेवोल्यूशन चलाया गया था। ग्रे रेवोल्यूशन का जो मेन उद्देश्य था वो दोस्तों आपका उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रे रेवोल्यूशन चलाया गया था, जिसे हम दोस्तों फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइजर्स का उत्पादन फर्टिलाइजर्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमने ग्रे रेवोल्यूशन को चलाया था। नेक्स्ट दोस्तों राउंड रेवोल्यूशन को चलाया गया था। राउंड रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो आपके आलू के उत्पादन को बढ़ाना था। आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दोस्तों राउंड रेवोल्यूशन चलाया गया था। इसी तरीके से ब्रांड रेवोल्यूशन चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों चमड़ा के उत्पादन में दोस्तों वृद्धि करनी थी। वो आपका ब्राउन रेवोल्यूशन का दोस्तों उद्देश्य था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों 12वें नंबर की, 12 नंबर में जो दोस्तों हमारी क्रांति थी जिसे हम गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो आपके बागवानी के अंदर जैसे दोस्तों बागवानी को हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। बागवानी के अंदर दोस्तों आपके फल हो गए, फल सब्जी फल हो गया दोस्तों, फूल हो गया, सब्जी, इनके को बढ़ाने के लिए दोस्तों आपका गोल्डन रेवोल्यूशन चलाया गया था। ये आपके बागवानी के अंदर दोस्तों आपके फल फूल सब्जियां आते हैं आपके, और इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन चलाया गया था। और नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर की है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर में दोस्तों कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया गया था, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन को। और दोस्तों लास्ट 15 नंबर की है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। इसमें दोस्तों जूट के उत्पादन की वृद्धि के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन को चलाया गया था। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको क्रांति जितनी भी 14 कराई हैं ये आपको समझ आई होंगी। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में हर परीक्षा में पूछ ली जाती है कोई ना कोई क्रांति। जितनी भी दोस्तों मैंने आपको क्रांति बताई है, हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, चाहे आपकी दोस्तों नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, गुलाबी क्रांति हो, जितनी भी क्रांति हैं दोस्तों ये आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों हमारे भारत में कुछ अलग अलग प्रकार की कुछ कृषि की जाती हैं दोस्तों, उनके बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जिसमें दोस्तों कृषि के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों हमारे भारत में कुछ अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकार की कुछ कृषि की जाती हैं यानी एग्रीकल्चर की जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली जो कृषि है दोस्तों इसको हम निर्वाह कृषि या सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कहो या निर्वाह कृषि को दोस्तों एक ही बात है। दोस्तों निर्वाह कृषि क्या होती है? निर्वाह कृषि के बारे में बात करूं मैं दोस्तों, यह कृषि किसान के द्वारा दोस्तों अपना अपना दोस्तों भरण पोषण करने के लिए इस कृषि को किया जाता है। यानी दोस्तों जो जब किसान फसल को बोता है
और उस फसल को दोस्तों, फसल जब बोता है दोस्तों तो अपने अपने घर में दोस्तों सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए यह उस फसल को बोता है, सिर्फ उस फसल से हमें भोजन प्राप्त हो जाए। और जब दोस्तों कुछ फसल बच भी जाए तो उस फसल को बाजारों में थोड़ा बेच भी दे। यानी दोस्तों किसी भी फसल को जब किसान करता है तो उस फसल से कुछ हमारे घर में कुछ खाने पीने के लिए, हमारा पेट भरण पोषण करने के लिए बच जाए, और यानी भरण पोषण के लिए दोस्तों इतना हो जाए, और थोड़ा बहुत बच भी जाए तो उसको मार्केट में बेच दिया जाए। तो यही दोस्तों आपकी निर्वाह कृषि होती है। आई होप दोस्तों डेफिनेशन में समझते हैं दोस्तों। जैसे किसान द्वारा जो कृषि भोजन स्वयं के भोजन या स्थानीय बाजार के लिए की जाए तो उसे हम दोस्तों निर्वाह कृषि या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। वही दोस्तों मैंने आपको बताने की दोस्तों कोशिश की है इस वाले एग्जाम्पल को देते हुए। जैसे दोस्तों जो कृषि किसान के द्वारा दोस्तों जो कृषि की जाती है किसी भी खेत में, किसान के द्वारा जो कृषि दोस्तों की जाती है, और वह दोस्तों कृषि स्वयं के भोजन के लिए हो, यानी इस कृषि से दोस्तों स्वयं का भोजन हो, भोजन के लिए हो, अपना पेट भरण पोषण करने के लिए हो। और जब दोस्तों कुछ कृषि बच भी जाए, अगर दोस्तों कुछ कृषि यानी कुछ फसल बच भी जाए तो उसको स्थानीय जो बाजार होते हैं, स्थानीय जो मार्केट होते हैं, उनमें जाके बेच भी दिया जाए, उनमें दोस्तों उसको बेच भी दे, जिससे उसके रुपए भी उसके पास आ जाएं। तो यही दोस्तों आपकी निर्वाह कृषि या सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो यही डेफिनेशन में दोस्तों किसानों के द्वारा जो कृषि स्वयं के भोजन के और स्थानीय बाजारों के लिए की जाए तो उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। दोस्तों जो निर्वाह कृषि है आपकी, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यह दोस्तों दो टाइप की फार्मिंग होती है। निर्वाह जो कृषि है आपकी, निर्वाह कृषि दोस्तों दो टाइप की आपकी होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहली तो दोस्तों एक गहन निर्वाह होती है और एक आदिम निर्वाह। दो टाइप की दोस्तों ये निर्वाह आपकी निर्वाह कृषि होती है, जिसमें दोस्तों एक गहन निर्वाह होती है जिसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ISF कहते हैं दोस्तों, जिसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं इसे दोस्तों। और दूसरी हमारी है आदिम निर्वाह जिसे हम दोस्तों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं, इसे दोस्तों PSF भी कहते हैं दोस्तों। गहन निर्वाह के बारे में अगर बात करते हैं तो गहन का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़्यादा तंगड़ा बहुत ज़्यादा तंगड़ा काम, यानी हार्ड वर्क, तंगड़ा काम हो दोस्तों, यानी कि बहुत हार्ड वर्क हो। गहन का मतलब होता है दोस्तों बहुत हार्ड वर्क, इसे आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा तंगड़ा काम हो, उसे दोस्तों गहन कहते हैं। इस दोस्तों गहन निर्वाह में क्या होता है, गहन निर्वाह खेती में दोस्तों क्या होता है कि इसमें ऐसे इस बार इसमें जो दोस्तों खेती की जाती है उस खेती के लिए दोस्तों कम से कम वैज्ञानिक उपकरण होने चाहिए। जैसे दोस्तों इसमें ज़्यादा आपके हाई टेक्निक उपकरण नहीं होने चाहिए दोस्तों। इसमें गहन कृषि में जैसे कि आप कह सकते हो इसमें ज़्यादा हार्ड उपकरण नहीं होने चाहिए। हार्ड आपके जैसे सिर्फ सिंपल आपका ट्रैक्टर हो और आपका हल हो और कुछ नहीं हो। बाकी की दोस्तों इसमें लेबर बहुत लगती है, इसमें जो लेबर होती है आपकी, यानी कि दोस्तों जो दोस्तों अधिक श्रमिक जो होते हैं दोस्तों इसमें श्रमिक बहुत लगते हैं, यानी कि कम कम टेक्निक के साथ दोस्तों कम वैज्ञानिक उपकरणों के साथ और अधिक श्रम के साथ दोस्तों एक आपकी खेती की जाती है गहन निर्वाह खेती। गहन निर्वाह कृषि दोस्तों आपकी कम उपकरणों के साथ, कम से कम वैज्ञानिक उपकरणों के साथ और दोस्तों अधिक श्रम के साथ और कम लागत के साथ यह दोस्तों गहन निर्वाह कृषि आपकी की जाती है। तो दोस्तों गहन निर्वाह कृषि जो होती है, यानी दोस्तों आप कह सकते हो इसमें आपके रूटावेटर, हाई टेक्निक वाले रूटावेटर, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर हाई दोस्तों रेंज के इसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं। गहन कृषि में दोस्तों ये प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ दोस्तों इंसान जो होता है वो अपनी खुद की मेहनत से इसमें काम करता है गहन निर्वाह कृषि में। इसमें दोस्तों आपको
जितने भी जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक उपकरण हैं वो सब इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इंसान अपनी खुद की मेहनत से इसमें काम करता है। खुद की मेहनत से इसमें दोस्तों काम करता है। और गहन निर्वाह कृषि में दोस्तों यह वहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हाई डेंस हाई डेंसिटी पॉपुलेशन हो। ये दोस्तों गहन निर्वाह कृषि आपको उन जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ जिस जगह पर दोस्तों आपको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन देखने को मिले, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। इन क्षेत्रों में दोस्तों आपको गहन निर्वाह कृषि देखने को ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर लोग दोस्तों ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉर्मल दोस्तों आपका हल और ट्रैक्टर का यूज करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो लोग बाग होते हैं, जो दोस्तों इसमें इंसान होते हैं, वो अपनी खुद की मेहनत से ज़्यादा काम करते हैं। तो वही दोस्तों इसमें पॉइंट बताया गया है कि गहन निर्वाह कृषि में आप अधिक श्रम की ज़रूरत होती है और इसमें दोस्तों कम लागत की ज़रूरत होती है। लागत इसमें ज़्यादा दोस्तों लगती नहीं है। इसमें दोस्तों ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं लगती। और इसमें दोस्तों जो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स हो गए जिन्हें हम दोस्तों उर्वरक कहते हैं, और कीटनाशक कीटनाशक हो गए। इसमें दोस्तों उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग होता है, लेकिन दोस्तों आपके नॉर्मल टाइप के दोस्तों उर्वरक हो गए, कीटनाशक के प्रयोग किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स के उपयोग किए जाते हैं इंटेंसिव गहन निर्वाह कृषि में दोस्तों। और इस वाली कृषि में ये जो कृषि की जाती है वो दोस्तों आपके ऐसे खेतों में की जाती है जो एरिया में कम होते हैं, यानी छोटे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये छोटे खेतों में इस कृषि को किया जाता है। और दोस्तों उच्च जनसंख्या घनत्व में यह कृषि देखने को मिलती है। गहन दोस्तों निर्वाह कृषि में हम कौन कौन सी फसलों को उगा सकते हैं, जो कि आपकी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, मक्का हो गया और ज्वार। यह दोस्तों ऐसी फसल हैं जो कि सिर्फ आपको आपको दोस्तों स्वयं के भोजन के लिए, और जो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा वो आपको बाजार में दोस्तों भेजने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। यानी दोस्तों जो खुद के भोजन के लिए, स्वयं के भोजन के लिए दोस्तों स्थानीय बाजारों के लिए इस खेती को आप कर सकते हो। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा कि गहन निर्वाह कृषि के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। इसमें मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कम से कम आपको वैज्ञानिक उपकरणों की ज़रूरत होती है। और इसमें दोस्तों अधिक श्रम, यानी कि अधिक इंसान जो होते हैं वो अपने दोस्तों खुद की मेहनत से ज़्यादा काम करते हैं, और हाई डेंसिटी पर यह देखने को मिलेगा। और इसमें उर्वरक और कीटनाशकों का भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है, पर दोस्तों ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, जिसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, तो आदिम निर्वाह जो कृषि होती है वो आपकी जनजातियों के द्वारा इसको किया जाता है। जो दोस्तों ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स के द्वारा आदिम निर्वाह कृषि को किया जाता है। और आदिम निर्वाह जो कृषि होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी चलवासी कृषि होती है, और दूसरी दोस्तों यह आपकी स्थानांतरित कृषि होती है। हम दोस्तों चलवासी कृषि की बात करते हैं तो इसको हम दोस्तों नोमैटिक्स फार्मिंग भी कहते हैं। नोमैटिक फार्मिंग भी दोस्तों इसको कहते हैं। चलवासी कृषि क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि चलवासी कृषि एक एक इस प्रकार की कृषि है दोस्तों कि इस कृषि में जो पशुचारक होते हैं, पशुचारक मतलब दोस्तों जो पशुओं को चराते हैं। दोस्तों पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी, दोस्तों जो पशुचारक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं, उसी को दोस्तों चलवासी कृषि कहा जाता है। दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, जो इस प्रकार की कृषि में जो पशुचारक होते हैं वो दोस्तों अपने पशुओं के साथ साथ वह चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में दोस्तों जो घूमते हैं, तो उसी को ही हम दोस्तों चलवासी कृषि के रूप में जानते हैं।
यह दोस्तों जलवासी जो कृषि होती है आपको मरुस्थलों पर यानी डेजर्ट एरिया में और पर्वतों पर दोस्तों देखने को मिलती है। पर्वतों पर और मरुस्थल पर ही दोस्तों ये देखने को मिलेगी। दोस्तों ये आपके राजस्थान में भी देखने को मिल जाती है मरुस्थलों एरिया पर। दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और यहाँ यहाँ पर दोस्तों जलवासी कृषि में क्या होता है कि ऐसे ये जो आपके मरुस्थल माउंटेनों पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। और दोस्तों आपकी जो जलवासी कृषि है मरुस्थल और माउंटेन्स पर की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जलवासी कृषि में यहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है। जहाँ यहाँ पर दोस्तों वनस्पतियों का अभाव होता है, इसलिए जो पशुचारक होते हैं वो आपके पर्वतों पर दोस्तों चले जाते हैं और अपने पशुओं के साथ दोस्तों वहाँ पर कृषि कृषि दोस्तों जो दिखती है वहाँ पर दोस्तों पशुचारक अपने जो भी इनके साथ जानवर होते हैं दोस्तों उनके लिए व्यवस्था करते हैं दोस्तों पानी की, चारे की। तो जलवासी कृषि में दोस्तों आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसमें पशुचारक अपने पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों के लिए दोस्तों घूमते रहते हैं। दोस्तों जलवासी जो कृषि होती है वह विभिन्न प्रकार के ट्राइब्स या लोग होते हैं, वो अपने पशुओं को चराने के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों ऐसा जो दोस्तों ये जलवासी कृषि कहाँ होती है, जो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर दोस्तों नॉर्मल नॉर्मल दोस्तों आपको वहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली ज़्यादा फसल नहीं होती है, मरुस्थलीय एरिया में दोस्तों ज़्यादा फसल नहीं होती है। और आपकी जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ही जलवासी कृषि होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपकी जलवासी कृषि होती है और माउंटेन्स एरिया पर जलवासी कृषि होती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों जो जलवासी कृषि, आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे लद्दाख में दोस्तों एक ट्राइब्स है, चांगपा नाम से एक ट्राइब्स है। और इनके पास एक विशेष प्रकार की भेड़ें होती हैं, बकरियां होती हैं। और यह दोस्तों उनको चराने के लिए पर्वतों पर जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर ही इनको, और ये दोस्तों इनके पास जो भेड़ें होती हैं, ये बकरियां जो होती हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर ही रहती हैं। और ये दोस्तों जलवासी कृषि पर ही डिपेंड रहती हैं। और दोस्तों ये आपकी आपकी दोस्तों ये भेड़ें होती हैं, इनसे एक प्रकार से दोस्तों इनके पास एक विशेष प्रकार की दोस्तों एक इनकी इनकी जो दोस्तों जो रेशे होते हैं, इनके रेशों से दोस्तों एक विशेष प्रकार की पाशमीना शॉल बनाई जाती है इन भेड़ों के दोस्तों बालों से। और दोस्तों ये बहुत ही महंगी आपकी पश्मीना शॉल बनती है और छो- थोड़ी हल्की सी होती है दोस्तों। और इसकी जो शॉल बनती है वो आपकी नॉर्मल 6 शॉल के बराबर हो जाती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जलवासी कृषि समझ में आया होगा। जलवासी कृषि क्या होता है कि ये दोस्तों विभिन्न विभिन्न प्रकार की ट्राइब्स विभिन्न प्रकार की ट्राइब्स या लोगों के द्वारा पशुओं को चराने के लिए जब ये निकल जाते हैं, तो दोस्तों ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको जलवासी कृषि देखने को मिलती है और पर्वतों क्षेत्रों पर। और इसको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं जो झूम झूम की खेती, यानी एक स्थानांतरित खेती कृषि होती है, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और यह दोस्तों जो होती है स्थानांतरित कृषि, इसको हम दोस्तों झूम कृषि भी कहते हैं, या झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं इसको। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह कृषि आपकी कीर्तन एवं दहन से संबंधित है। यानी दोस्तों झूम की जो कृषि होती है, इसमें क्या होता है कि कीर्तन का मतलब होता है काटना, और दहन का मतलब होता है दोस्तों जला देना। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि कुछ दोस्तों इसमें वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्टों को दोस्तों जला दिया जाता है। पहले फॉरेस्टों को दोस्तों काटा जाता है, फिर काटने के बाद उनकी जो वनस्पति होती है उनको दोस्तों काट काट के गिरा दिया जाता है। फिर दोस्तों उनको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद दोस्तों उनकी जो राख बन जाती है, वो राख दोस्तों इनकी के लिए फर्टिलाइजर्स का काम करती है, और जो कि दोस्तों फसल के उगने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
तो इसी इसी को ही दोस्तों कीर्तन एवं ध्यान कहा जाता है, इसलिए दोस्तों झूम की कृषि इसको कहते हैं। ये स्थानांतरित कृषि होती है और यह दोस्तों जो देखने को मिलेगी वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, जैसे मिजोरम। यह कृषि वनों को काटकर एवं जलाकर की जाती है। जैसे दोस्तों मिजोरम में जो लोग आसपास के फॉरेस्टों को काट देते हैं, गिरा देते हैं, फिर आग लगा देते हैं और दोस्तों फिर उस पेड़ों की जो राख बन जाती है जलाने के बाद, फिर जब वह बचती है तो वह उर्वरक और फर्टिलाइजर्स का काम करती है और दोस्तों है ही आपकी खाद बन जाती है। और यह राख जो दोस्तों फिर मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाती है और इसे हम दोस्तों हम और यहाँ यह एक आपकी इसके बाद ये दोस्तों आपकी एक ऑर्गेनिक भी फार्मिंग भी इसको कहते हैं। यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो दोस्तों आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर होती है, यानी दोस्तों आप इसको कह सकते हो जैविक जैविक कृषि दोस्तों होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है। इसमें दोस्तों किसी प्रकार के फर्टिलाइजर्स का अलग से इस्तेमाल नहीं होता है और जो इसकी राख होती है, इन पेड़ों की जो राख होती है दोस्तों वनों के जलने के बाद उसे उपजाऊ बना देती है उस जमीन को, तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है। और दोस्तों इस झूम कृषि के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है कुछ, जैसे दोस्तों इसको मध्य प्रदेश में बेवर और दाहियार के नाम से भी जाना जाता है। बेवर हो गया आपका, बेवर और दहियार के नाम से दोस्तों झूम की खेती को मध्य प्रदेश में जाना जाता है। और झूम की जो खेती होती है दोस्तों इसके मैंने आपको बता दिया है, इनके अलग अलग नाम है और किस नाम से इसको कहाँ जाना जाता है। इस कृषि जो झूम की खेती है वो आपकी मध्य प्रदेश में इसे दोस्तों बेवर और दाहियार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको दोस्तों बत्रा के नाम से, और केरल में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में दोस्तों इसको धावी और कमान के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों राज्यों में अलग झूम खेती के नाम है और देशों में भी दोस्तों इसके कुछ अलग अलग नाम है। किस देश में इस झूम खेती को किस देश में किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा एक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में इसको दोस्तों रोका के नाम से जाना जाता है, रोका। और दोस्तों मिल्पा मिल्पा है दोस्तों, इसको मैक्सिको में कहते हैं, मैक्सिको देश में दोस्तों इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका में इसको चैना के नाम से जाना जाता है झूम की खेती को, और इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, लदांग के नाम से जाना जाता है। ये सभी दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपके झूम झूम की खेती के नाम है। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारी फार्मिंग की जाती है जिससे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं, जैसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं। और यह कहाँ होती है दोस्तों, यह माउंटेन पर्वतों पर ज़्यादातर होती है। और माउंटेनों पर भी वो भी झारखंड, हिमाचल प्रदेश और सॉरी दोस्तों जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य में दोस्तों ये सीढ़ीदार खेती होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से सीढ़ीदार दोस्तों इस तरीके से खेत बना दिए जाते हैं जिससे दोस्तों इन यहाँ पर दोस्तों पानी को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई ऊपर से पानी डाल देगा तो दोस्तों आपका यहाँ चारों तरफ नीचे तक पानी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर दोस्तों पानी को भी रोका जा सकता है। और यहाँ दोस्तों मिट्टी का भी अपरदन कम होता है, मृदा को भी रोका जा सकता है, मिट्टी अपने आप से कहीं कट के नहीं जाएगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसको टेरेस सीढ़ीदार खेती कहते हैं, क्योंकि सीढ़ी की तरह दिखती है। और यह दोस्तों पर्वतों को काट कर छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, पर्वत होते हैं उनको काट काट कर छोटे छोटे खेत बना दिए जाते हैं। और इस कारण में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकना। सीढ़ीदार खेती जो होती है दोस्तों वो मृदा अपरदन को रोकती है और पानी को बहने से रोकने के लिए दोस्तों इसको सीढ़ीदार खेती की जाती है। और यहाँ पर जो खेती की जाती है वो दोस्तों आपकी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जिन फल हो गए, मसाले, ये दोस्तों आपके यहाँ पर फसलें की जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, आपकी ये एक है दोस्तों कृषि रोपड़ कृषि, जिसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। और यह दोस्तों रोपड़ कृषि जो है आपका, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका इसका दोस्तों जो उद्देश्य है, रोपड़ कृषि को आपके व्यापारिक यानी कि बिजनेस के पर्पज से दोस्तों इसको पैदावार किया जाता है।
रोपड़ कृषि का दोस्तों जो मेन उद्देश्य है, यानी कि इसको व्यापार के उद्देश्य से दोस्तों रोपड़ कृषि को किया जाता है। और इसमें दोस्तों हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें इसमें यूज की जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इन खेतों को करने के लिए। यहाँ पर जो दोस्तों रोपड़ कृषि में सबसे बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर अधिक पैसा है, लागत अधिक लगती है, रुपए ज़्यादा लगते हैं। और यह दोस्तों खेती वहाँ की जाएगी इसके पास में कुछ कारखाने हों, और कारखाने हों दोस्तों यहाँ पर इस कृषि में कुछ भी उत्पादित किया जाता हो, और उस उत्पादन को दोस्तों इन कारखानों में भेज दिया जाए, जहाँ से दोस्तों कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए, जिसे हम दोस्तों प्रसंस्करण भी कहते हैं। तो कारखानों के पास में ये दोस्तों रोपड़ कृषि देखने को मिलेंगी। दोस्तों इसी में लिखा है कि रोपड़ कृषि को पास के कारखाने या खेत में उत्पाद का प्रसंस्करण होता है, अधिक लागत लगती है, तथा पास के कारखाने या खेत में उत्पाद का प्रसंस्करण होता है। वही दोस्तों रोपड़ कृषि को पास के कारखानों में भेज दिया जाता है, और खेत में जो उत्पाद किया जाता है दोस्तों, उसका दोस्तों नया प्रोडक्ट बनाकर इसको बाहर बेचा जाता है। जैसे दोस्तों चाय होता है, रोपड़ कृषि में आपके चाय की जाती है। यहाँ पर दोस्तों पत्तियों को लाकर कारखानों में भेजकर चाय की पत्तियों को लाकर दोस्तों चाय की पत्ती बना दी जाती है यहाँ पर। और दोस्तों आपके कॉफ़ी हो गई, गन्ना हो गए दोस्तों, गन्ना लाकर दोस्तों इनको मिलों में भेजकर यहाँ पर चीनी बना दी जाती है। रबड़ हो गई दोस्तों, रबड़ के पेड़ों से दूध निकाल कर दोस्तों अलग अलग टाइप की दोस्तों रबड़ बना दी जाती है कारखानों में। इसी तरीके से दोस्तों केला हो गए, कच्चे केलाओं को तोड़कर जो भी दोस्तों आपके दोस्तों जो कारखाने हैं उनमें उनको रख दिया जाता है, उनको पका दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े खेती की जाती है, बड़े बड़े लागत लगती है, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। काजू का भी उत्पादन किया जाता है दोस्तों, कपास का भी। तो यानी दोस्तों खेत में कुछ और होता है, और इसको कारखाने में भेजकर कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है रोपड़ कृषि में। नेक्स्ट जो हमारी दोस्तों कृषि है, जिसे हम फाइबर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं दोस्तों, इसे हम रेशेदार फसल भी कहते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी जानते हो, जो कपास होती है, कपास दोस्तों की जाती है। जैसे दोस्तों आप कह सकते हो कि कपास जो होती है, और दोस्तों आपकी जो कॉटन होती है, उनके दोस्तों रेशे अलग अलग निकाल कर यहाँ से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशे प्राप्त करने से दोस्तों अलग अलग तरीका के कपड़े बनाए जाते हैं। आपके दोस्तों नारियल हो गया, नारियल के दोस्तों रेशे, नारियल से फाइबर रेशा प्राप्त किया जाता है। फिर अलग अलग टाइप की बोरियों का दोस्तों निर्माण किया जाता है, और दोस्तों जो भी बोरी हो गई, इस तरीके के दोस्तों उन चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये दोस्तों आपकी फाइबर क्रॉप्स यानी रेशेदार फसलें की जाती हैं, वहाँ से हम फाइबर यानी रेशा प्राप्त करते हैं। और जिनसे दोस्तों इन रेशों से ही आपके कपड़े हो गए, रस्सी हो गई, बोरियों का निर्माण किया जाता है। और इनमें जो फसलें की जाती हैं दोस्तों, आपकी कपास हो गई और नारियल हो गया दोस्तों। नारियल का ऊपर का जो पार्ट होता है, उसको दोस्तों उसी से बहुत सारी जैसे बोरियों का भी निर्माण किया जाता है। आप सभी जानते होंगे जो दोस्तों, जिसको बिछाया भी जाता है, एक टाट टाइप का होता है, उसको भी वो भी दोस्तों आपके इसी से बनते हैं। और जूट और पटसन से भी दोस्तों रेशे प्राप्त कर कर हम कुछ रस्सियों बोरियों को इस तरीके दोस्तों इन कपड़े रस्सियों का निर्माण किया जा सकता है इनके रेशों से प्राप्त करके। आई होप दोस्तों आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। एक दोस्तों एक शब्द दोस्तों अम, एक शब्द है मल्चिंग दोस्तों। इसका भी एक बहुत प्रयोग होता है। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मल्चिंग एक दोस्तों होता है आपका जो खरपतवार होती है, खरपतवार को नियंत्रण करना, और तथा नमी को बनाए रखने के लिए दोस्तों मिट्टी की ऊपरी सतह को ढक देते हैं। जैसे दोस्तों हमारा खेत है, खेत में दोस्तों कोई खरपतवार नहीं हो, उसको नियंत्रण किया जाए, और खेत की नमी भी दोस्तों बनी रहे, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ढक दिया जाता है इस खेती को। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं मल्चिंग। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
और भी दोस्तों कुछ ऐसी फार्मिंग होती हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी एक होगी पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में दोस्तों मछलियों का उत्पादन किया जाता है, मछलियों को पाला जाता है पिसीकल्चर में। इसी तरीके से एपीकल्चर हो गई दोस्तों, इसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों हो गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से दोस्तों जो रेशम के कीट होते हैं, कीड़ों को पाला जाता है और इन रेशम के कीटों से ही दोस्तों रेशम को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हो गया एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर में दोस्तों जल की कृषि की जाती है, और जिसमें जली जीवों को पाला जाता है, जैसे आपके जैसे मछली नहीं हो गई दोस्तों, मछली के अलावा भी आप कुछ जैसे मगरमच्छ को भी पाल सकते हो, और आपका कछुआ हो गया दोस्तों, बतख हो गई, इनको भी दोस्तों आप एक्वाकल्चर में पाल सकते हो। इसलिए आप यहाँ पर जली जीव कह सकते हो, जली जीवों का भी पालना हो जाता है। एक है दोस्तों फंगी कल्चर, और इसमें मशरूम की खेती की जाती है। और एक है दोस्तों आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर में दोस्तों आपका अंगूर की खेती की जाती है। विटीकल्चर में दोस्तों आपकी अंगूर की खेती की जाती है। और नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट में वर्मी कल्चर। केंचुआ का पालन किया जाता है, जिसे दोस्तों किसान का दोस्त कहा जाता है। और वर्मी कल्चर में दोस्तों केंचुआ का पालन किया जाता है। इस तरीके दोस्तों ये सभी जितने भी फार्मिंग है वो हमारी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।